हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और उसी अंदाज में हम बिल्कुल लौट आए हैं। बायो का सेशन है और बायो का सेशन टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है और ये श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है मेरे साथियों। बिल्कुल एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लस जो बेल आइकन का बटन आता है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। जैसे कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम उसको मद्देनजर रखते हुए इस क्लास का पर्पज हमारा यही है कि क्लास में एनसीईआरटी बेस पढ़ाया जाए और जो कि एग्जाम में बिल्कुल परिपूर्ण और पारंगत बिल्कुल अति आवश्यक हो जाए साथियों। और ये क्लास आपके परीक्षा में उस शिखर पर ले जाएगी जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते साथियों। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें साथियों। चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को बढ़ाते हैं। बायोलॉजी का सेशन है नेक्स्ट। पीलिया रोग, जॉइंटिस पीलिया रोग क्या है? पीलिया रोग अपने आप में है क्या और ये कहां बनता है? पित्ताशय में पित्तमार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण पीलिया रोग बन जाता है। पीलिया रोग कैसे बनता है? पित्तरस में या पित्तमार्ग में अवरुद्ध हो जाने के कारण ये पीलिया रोग बन जाता है और जिसके कारण जिगर कोशिकाएं हैं रक्त में बायरुबिन लेना बंद कर देती है। उसमें जो रक्त होता है उसमें बायरुबिन लेना बंद कर देती है और इसी कारण से पीलिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। सामान्य दिनचर्या के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? एक सामान्य मनुष्य है, एक दिन में उसको कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो वह पड़ती है 2900 कैलोरी की। कितनी साथी? 2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता उसको पड़ती है जो स्वस्थ मनुष्य है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए। कितना? जो संतुलित आहार है, एक सामान्य व्यक्ति है उसको संतुलित आहार लेना है तो उसको एक दिन में कितना आहार, पौष्टिक आहार लेना चाहिए साथियों। चलिए अनाज की बात करते हैं तो अनाज 550 ग्राम बिल्कुल लेना चाहिए जिससे कि स्वस्थ और दुरुस्त रहेगा साथियों। चलिए और दाल की बात करें तो दाल 75 ग्राम और दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। दाल के अंदर होता है प्रोटीन और अनाज के अंदर होता है गिलोटिन। क्या होता है? गिलोटिन। ये साथी गिलोटिन है, गिलोटिन। और दाल के अंदर प्रोटीन और सोयाबीन में भी क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। सोयाबीन में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है साथी। और तेल या घी जिसको बसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? बसा। बसा के कारण ही आजकल मनुष्य फैट को बढ़ावा दे रहा है। बसा ज्यादा खाएगा पिएगा, मींस तेल ज्यादा खाएगा पिएगा तला फला, तो उसका ज्यादा देखने को मिलेगा फैट। और तेल और घी कितना लेना चाहिए? 60 ग्राम बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में ये भोजन के रूप में लेना चाहिए। और दूध की बात करें तो दूध 250 ग्राम और दूध के अंदर क्या होता है? केसीन। क्या होता है? केसीन पाया जाता है। और जल, मनुष्य को एक दिन में जल कितना पीना चाहिए? 5.5 लीटर, 5.5 लीटर बिल्कुल जल लेना चाहिए, तभी स्वस्थ मनुष्य हो सकता है साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करें। पित्त यकृत से स्रावित होकर के कहां इकट्ठा होता है? जो पित्त है वो यकृत से स्रावित होकर के कहां एकत्रित होता है? तो वह एकत्रित होता है पित्ताशय में। पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर किसमें नहीं होता है साथियों? ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे कि गॉल ब्लैडर किसमें नहीं होता है, ऊंट या लामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? अगर पीएच मान की बात करें तो पीएच मान की खोज किसने करी? सोरेनसन लॉन्स ने करी। किसने? सोरेनसन लॉन्स ने करी। और इसके पीएच मान की बात करें कितना? पित्तरस का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। अगर हम यहां 7 की बात करें तो 7 अपने आप में क्या होता है? उदासीन। क्या होता है साथी? उदासीन। और ये किसका होता है? जल का। अगर 7 से एबव होगा तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 से कम होगा तो होगा अम्लीय। क्या होगा बेटा? अम्लीय होगा। तो हम इसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या बोलते हैं पीएच मान की खोज किसने करी, तो सोरेनसन ने करी। किसने? लॉरेंस सोरेनसन ने करी साथी। चलिए जठर रस का पीएच मान की बात करें, जो जठर रस होता है हमारा, तो उसके पीएच मान की बात करें तो 1 से लेकर के 3.5 तक होता है। 1 से लेकर के 3.5 तक होता है। और ये कैसा होता है? अम्लीय होगा। जब इसका मान 1 से और 3.5 तक होगा तो वह अम्लीय होगा साथी। क्या होगा? अम्लीय होगा।
क्योंकि जठरस की बात कर रहा है या लार की बात कर रहा है, लार भी अपने आप में अम्लीय होती है और लार के अंदर एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है? अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है HCl। HCl उसका कार्य क्या क्या होता है? देखिए 4 कार्य हैं उसके। 4 कार्य किस प्रकार से काम करते हैं? जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है कौन? HCl। कौन होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को सड़ने से रोकता है। कौन रोकता है? ये भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और लार के प्रभाव को समाप्त करता है। जो लार का प्रभाव बन जाता है सबसे ज्यादा, उसके लार के प्रभाव को भी ये समाप्त करता है साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करें। 4, कार्बन युक्त पदार्थों को घोलता है। ये कार्बन युक्त जितने पदार्थ हैं उनको सबको घोलता है साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब। अमाशय में भोजन कितने घंटे रुकता है? जो अमाशय होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, इस डाइजेशन सिस्टम के अंदर अमाशय होते हैं। अमाशय की दीवारें होती है संवेदनाएं, क्या बोलते हैं उसको? संवेदनाएं। दीवारों के अंदर भोजन कितने घंटे रुकता है? तो मात्र 4 आवर मींस 4 घंटे भोजन रुकता है। और 4 घंटे बाद हमेशा भूख का आभास होने लगता है। क्या? भूख क्या होने लगता है? भूख का आभास। भूख का आभास होने लगता है। भूख का आभास होने लगता है। और उसकी बात करें बमन केंद्र की, तो बमन केंद्र स्थित कहां होता है? ये बमन केंद्र है क्या? बमन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला के अंदर होता है। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ये मस्तिष्क के मेडुला में भी 2 आते हैं भाग। कौन से? एक सेरिबेलम और एक सेरिब्रम आता है। ठीक है, सेरिबेलम का कार्य क्या होता है और सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, इस पर हम एक वीडियो 100% बनाएंगे साथी। बिल्कुल आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जाएगा साथियों, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो में बिल्कुल जरूर बने रहें और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें साथी। चलिए, यकृत के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली, जो यकृत होता है उसके ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो वह होती है पेरिटोनियम। और जैसे कि बाहरी आघातों से रक्षा करता है वो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। क्या होती है? जैसे कि शरीर हमारा होता है, इसके अंदर जो चर्बी, ये खाल टाइप की जो होती है, डर्मिस खाल टाइप की जो होती है, इसका हमारी रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पित्रस में एंजाइम होता है। जो पित्रस होता है उसमें एंजाइम कौन सा होता है? तो उसमें एंजाइम कोई नहीं होता। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए पित्रस में एंजाइम कौन सा होता है, तो इसको 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन आपका देगा नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में देगा टाइलिन एंजाइम है अपने आप में, टाइलिन, स्टाइलिन और इस टाइप से कुछ एंजाइम भी देगा उसमें से, जिसमें से कि आपको लगाना है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। और पित्तरंगाएं क्या है? पित्तरंगाएं की बात करें, पित्त और रंगाएं अपने आप में है क्या? तो क्या है ये? एक बायरूबिन है। क्या है? एक बायरूबिन है। और बायरूबिन कहां पाया जाता है? यकृत। पूरे डाइजेशन सिस्टम में होता है बायरूबिन, इसके अंदर ये पाया जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बनता कहां है? कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा बनता कहां है? यकृत। और यकृत में भी पित्रस में। कहां बनता है? पित्रस में। और आजकल प्रचलन में एक बीमारी आ रही है कि आदमियों को पथली हो जाती है। तो पथली वो देखते हैं पत्थर की होती है क्या? तो साथ ही पत्थर की पतली नहीं होती है। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि पत्थर की पतली हो जाती है, पत्थर नहीं होता है, एक मांस का, एक क्या बोलते हैं खुरन टाइप का बन जाता है, जिसको मस्सा टाइप का बोल देते हैं। वो आप यहां पर एक उभर जाता है बिल्कुल, और वो चुभने लगता है। जब उसका सिस्टम होता है तो वो चुभने लगता है, तो उसको पथली के रूप में कहते हैं। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? नेक्स्ट की बात करते हैं। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से लेकर के 8.3 तक होता है। और ये एनसीईआरटी बताती है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से रिसर्च किया गया है। अगर आपके अप्रॉक्स में यहां क्वेश्चन आ जाए तो हम ऑप्शन में लगा सकते हैं 7.6 भी आ सकता है, या 7.9 भी आ सकता है, या 8.1 भी आ सकता है। तो उसके अप्रॉक्स में हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेलुलोज का पाचन कहां होता है? सेलुलोज का पाचन कहां होता है? तो सीकम में होता है। और सीकम कहां होती है? छोटी आंत में। सीकम कहां होती है? छोटी आंत में। सीकम कहां होती है? छोटी आंत में। और सीकम के जो सीकम के जीवाणु है वो शर्करा में बदल देते हैं। सीकम के जो जीवाणु हैं इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसमें जीवाणु शर्करा में बदल देते हैं। उसको जो जीवाणु होंगे उसको शर्करा के रूप में कन्वर्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शाकाहारी जंतुओं में आंत मांसाहारी की अपेक्षा लंबी होने का कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है, जो ये आंत लंबी होती है
इसकी अपेक्षा लंबी जो होती है, इसका कारण यही है कि सेलुलोज का देर से पाचन करना। भाई मांस खाने वाले तो एकदम से डाइजेशन कर देते हैं, एकदम से पचा जाते हैं, लेकिन जो शाकाहारी होता है उसको भोजन को पचने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहां होती है? सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहां होती है? तो वह होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्रिया कहां होती है? सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहां होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। छोटी आंत के अंकुर या फिर बिलाई द्वारा, अंकुर या बिलाई द्वारा ये अवशोषण होता है। अवशोषण क्रिया छोटी आंत के अंकुर या बिलाई में होती है। चलिए मल का किण्वन जो होता है, मल का किण्वन या सड़ाप कहां होता है? जो मल मूत्र होता है उसका किण्वन या सड़ाप कहां होता है? तो ये होता है कोलन। अब यहां बात आती है कोलन की, और ऊपर बात आई थी, इधर जो बात आई थी सीकम की। तो कोलन या सीकम कहां होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। कोलन होता है बड़ी आंत में। कोलन कहां होता है? बड़ी आंत में। और इसमें गैस बनती है, कौन कौन सी गैस बनती है? CO2, H2S, HNO3, CH4। कौन कौन सी गैस बनती है? ये इस प्रकार की गैसें बनती है साथी। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, गैस खट्टी डकार का कारण क्या होता है? गैस खट्टी डकार का कारण क्या होता है? जैसे कि गैस बन जाती है और खट्टी डकारें आने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो इसमें कुछ अमीन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कुछ अमीन्स बन जाते हैं। उस अमीन्स बनने के कारण गैस या खट्टी डकार होने लगती हैं। मल में बदबू का कारण क्या होता है? मल में बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें बदबू आने का कारण क्या होता है? एंडोल या सेक्टोल। एंडोल या सेक्टोल या अमीन्स के कारण, एंडोल सेक्टोल या अमीन्स के कारण मल में बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। पेट में एसिडिटी में बनने वाला अम्ल कौन सा होगा? जो पेट में एसिडिटी बनती है और उसके अंदर अम्ल कौन सा बनेगा? तो अम्ल बनेगा, एक ही अम्ल बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? HCl। क्या बनेगा? HCl। अगर पेट की बात करेंगे तो पेट में एसिडिटी बनती है और उस एसिडिटी में कुछ क्या बोलते हैं उसको, वो बनता है अम्ल बनता है, तो उस अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे साथी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने के लिए उसमें कौन सा कार्य करते हैं कि उसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल बनाए रखे? तो वो अंग होगा लीवर। और आपने देखा होगा कुछ डेंगू बुखार आ जाता है तो उसमें कुछ बोतलों का प्रयोग करते हैं ग्लूकोज को बनाए रखने के लिए, और किसी को लूज मोशन भी हो जाते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा मींस पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो बोतलों के द्वारा हम पूरा करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यकृत सिरोसिस बीमारी का कारण क्या होता है? यकृत में सिरोसिस बीमारी हो जाती है, उसका कारण क्या होगा? लेड की विषमता या विषमता सबसे ज्यादा हो जाती है और इसी कारण सिरोसिस बीमारी हो जाती है यकृत के अंदर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यकृत के कार्य, यकृत के कुछ कार्य हैं, उन कार्यों पर नजर डालेंगे। इनके 4 कार्य हैं। यकृत क्या क्या कार्य करता है? देखो, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करना। जो ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन में। और दोनों का एक ही संग्रह, एक कार्य बिल्कुल एक ही रूप में कार्य हो जाएगा। दूसरे की बात करें, पित्रस का निर्माण करता है। कौन? पित्रस का जो निर्माण करता है वह भी यकृत मींस लीवर करता है। तीसरे की बात करें, टॉक्सिन का निष्क्रियण करता है। टॉक्सिन का निष्क्रियण या निवारण उसका करता है। 4 की बात करें, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता है। ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता है, बिल्कुल पूरा नियंत्रण बनाए रखता है साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ प्रोटीनों के नाम हैं जो इस प्रकार है। सॉरी, आज हमने भी दावत ज्यादा खा ली तो कुछ डकारें खट्टी टाइप की आ रही हैं भाई, अमीन्स बनने के कारण। चलिए कपास की बात करें। कुछ प्रोटीन है, इनके प्रोटीनों के नाम है कपास। अगर कपास की बात करें तो कपास में कौन सा प्रोटीन होती है? गैसोपीन प्रोटीन। कपास के अंदर होती है गैसोपीन प्रोटीन्स। कौन सी? गैसोपीन प्रोटीन्स होती है कपास के अंदर। अगर दाल के अंदर बात करें तो दाल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन्स जो होगी वो प्रोलोमीन्स होगी। कौन सी होगी? प्रोलीमीन्स होगी प्रोटीन। और दाल के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होती है सोयाबीन के अंदर। नेक्स्ट, अनाज के अंदर गिलोटिन प्रोटीन होती है। अनाज जो होता है, जैसे हमने यहां पर बताया था गिलोटिन प्रोटीन, अनाज के अंदर क्या होगा? गिलोटिन प्रोटीन होगी। और ये वाला क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मछली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? मछली के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है उसके अंदर प्रतिशत कितना होगा?
तो ये क्वेश्चन आया था 16% इसका करेक्ट आंसर होगा, 16% इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब इसमें कुछ तथ्य पढ़ते हैं कि मूल रूप से ये है क्या, मूल रूप से ये है क्या, मींस प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट अपने आप में है क्या, ये कहां पाए जाते हैं। अगर रेशम की बात करें तो रेशम अपने आप में प्रोटीन्स होता है, रेशम अपने आप में प्रोटीन्स होता है। और सूती वस्त्र या सूती कपड़े की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कह देते हैं। ठीक है, चलिए आई होप, आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी, और ये परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास है। अगर कोई प्रश्न यहां से बनता है साथी तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन को चुन चुन करके धुआं धुआं उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे परीक्षा में साथियों। और आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।